वेलकम टू स्टडी नटिंग। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर पढ़ रहे हम क्लास 12 की अकाउंट्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब आप वैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो देखते ही हैं, उन्हें सॉल्व करते ही हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उन प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज लेकर मैं आई हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और किस तरह से आपको अपनी आगे की तैयारी करनी है। क्योंकि कईयों बार ऐसा हुआ है कि आपको सिलेबस से अलग भी कुछ पूछा गया है, या सिलेबस में ऐसी चीजें थी जो आपने पढ़ी नहीं थी, छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एमसीक्यू बनाकर पूछ ली गई। तो एक नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा लेंथी एमसीक्यूज नहीं है, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के मैंने वीडियोस बनाए हैं, या तो 5 या तो 10 एमसीक्यूज में बताती हूँ एक वीडियो में। यदि आप मेरे सारे एमसीक्यूज के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, सभी एमसीक्यूज के वीडियोस वहां पर डले हुए हैं। आज यहां पर मैं एमसीक्यू नंबर 16 से बताने वाली हूं। 15 नंबर तक का एमसीक्यू मैं बता चुकी हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए एमसीक्यू नंबर 16। रिजर्व कैपिटल इज दैट part of capital which cannot be called except at the time of wind up the company। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है, ठीक है ना, वो पार्ट ऑफ कैपिटल है, वो कॉल नहीं की जाती जब तक कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होती, मतलब बंद होने की कगार पर नहीं आती। क्या होता है, कंपनी कुछ कैपिटल अपने पास संभाल कर रख लेती है, ठीक है ना। वो ये सोचती है कि जब हमारी कंपनी बंद होगी, हमें जिनको देना होगा उस समय हम उस कैपिटल का यूज कर लेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व रहती है वो। अब ये जो कैपिटल होती है, इसकी लैंग्वेज में उस कैपिटल को क्या कहा जाता है, जो सिर्फ वाइंडिंग अप कंपनी के समय ही यूज की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है, क्या उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है, क्या उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है, या नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है? तो यहाँ पर जो कैपिटल इशूड होती है उसे इशूड कैपिटल, मतलब जो सब्सक्रिप्शन के लिए मंगाई गई है या इशूड की गई है, उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड में से जितनी कॉल्ड अप हुई है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है जो इशू हुई है और उसमें से एक बार में सारा पैसा मांग लिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके मांगा जाता है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। उसके बाद होती है नॉमिनल कैपिटल, जो सिर्फ नाम के लिए होती है, जैसे ऑथराइज कैपिटल होती है कि ये बताने के लिए कि ये इतनी हमारी नॉमिनल कैपिटल है। उसके बाद ये जो होती है अनकॉल्ड कैपिटल, जो सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के समय मांगी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी। ओके, अब नेक्स्ट देखो, Alex, Ben and Cole were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2। ठीक है ना, ये तीन पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशो में। इन्होंने डोना, एक नई पार्टनर को एडमिट किया, 1/5 शेयर देंगे उसको फ्यूचर में। डोना एग्री हो गई कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो गई। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स, बेन एंड कोल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 1,20,000, 80,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर बच्चों डोना की कैपिटल निकालनी है, ये बताना है कि जो डोना है, जो नई पार्टनर आई है, वो कितनी कैपिटल लेकर आई है। तो देखो बच्चों ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि पहले जो शेयर है वो दिया जाएगा उसको 1/5 शेयर। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम शेयर्स, मतलब ये लिख देती हूं मैं, इसमें क्या लिखती हूं, एज्यूम टोटल शेयर कितना, 1, क्योंकि हमें तीनों का पता है, हमने एज्यूम कर दिया कि टोटल जो है 1 है। तो यहाँ पर जब हम डोना का शेयर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/5, तो मेरे पास 4/5 इन तीनों पार्टनर का मिला के शेयर बचा होगा, ठीक है ना, इन तीनों पार्टनर्स का मिला के शेयर बचा होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो शेयर है 4/5 और ये जो इसके पुराने शेयर हैं उसमें से जो बचा हुआ शेयर है उसे निकाल लूंगी। तो यहाँ पर एलेक्स, बेन एंड कोल, इनका शेयर देखेंगे तो इनका है 5/10, इनका है 3/10 और इनका है 2/10। बचा कितना है शेयर, 4/5, 4/5
एंड 4/5। तो हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा जो शेयर होगा वो कितना होगा, 20/50, 12/50 एंड 8/50। ठीक है, ये शेयर हो गए हमारे एलेक्स, बैन और कोल के 1/5 शेयर ऑफ किसको देने के बाद, डोना को देने के बाद। और डोना का शेयर कितना है, डोना का शेयर है 1/5। तो जब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो मैं क्या कर दूंगी, ऊपर और नीचे दोनों क्या कर दूंगी, 10 और 10 इंटू कर दूंगी, तो 10/50 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, अब मेरे पास जो शेयर आया है, ठीक है ना, वो आया है 20:12:8:10। ठीक है, अब जो ये 10 वाला शेयर है ये क्या है, ये तो डोना का है, नई पार्टनर आ रही है। टोटल कितना हो रहा है, इन तीनों का टोटल निकालो और इन तीनों का टोटल निकालो। या तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको छोटा कर देती हूँ, छोटा करने पर तो उतना ही आ जाएगा। अब मैं इसको छोटा कर देती हूँ, 10:6:4 है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5। अब बच्चों जब मैं इन सबका टोटल करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 25, लेकिन ये जो 5 वाला रेशो है वो किसका है, नए पार्टनर का है, डोना का। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है, डोना के शेयर को स्किप कर देना है और क्या करना है, मुझे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना है, पहले ये जो तीनों दिए हैं 1,20,000, 80,000 एंड 1 लाख, तो ये कितना हुआ मेरा 3 लाख। ठीक है, ये तीनों का शेयर दिया हुआ है 3 लाख। अब मुझे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है, तो मैं ये 3 लाख में ये जो मेरा टोटल निकला है, ठीक है ना, टोटल कितना है 25 और इन तीनों का शेयर कितना है 20, तो इन्हें मैं 25 डिवाइडेड बाई 20 कर दूंगी। तो देखो अमाउंट मेरे पास आएगा यहाँ पर 3,75,000 और इस 3,75,000 से, ध्यान से समझ में आ रहा है ना, इस 3,75,000 में से जब मैं ये 3 लाख माइनस कर दूंगी तो 75,000 क्या आएगी, डोना की कैपिटल आएगी जो वो लेकर आई है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इस तरीके से इसे किया जाएगा। देख लीजिए आप, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए 12th की अकाउंट्स को इजी मत समझना, ये मैथ्स के बराबर ही हो जाती है कभी कभी। तो ठीक है ना, तो इसका जो सही ऑप्शन आने वाला है वो है हमारे पास 75,000 ई। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या लिखा है, Zano Limited issued 25,000 equity share 10 each. The amount was payable as follow: on application 4 per share, on allotment 5 per share and first call पे balance। ठीक है, अब all the share offered to applied for allotted। ठीक है, जितने भी शेयर ऑफर किए गए थे और अलॉट किए गए थे सभी शेयर का पैसा मिल गया एक्सेप्ट 1500 शेयर। ठीक है, मतलब एक शेयर होल्डर था जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दी शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट मेड, मतलब मांगा ही नहीं गया, लेकिन उसने क्या किया, 1500 का एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो मांगा नहीं गया। जब हमने फॉरफिट किए उसके शेयर, ठीक है, 1500 शेयर उसने जब हमने फॉरफिट किए, तब जो कैपिटल है वो किस तरह से डेबिट की जाएगी ये बताना है इसमें। तो देखो हमारे जो शेयर है वो 1500 है, हमें कितना अमाउंट मिल गया है, 9 मिल गया है। तो हम करके देखते हैं कि कितना आएगा, 1500 इंटू 9, क्योंकि हमें अलॉटमेंट का एंड एप्लीकेशन का पैसा मिल गया 1500 का। तो हमारा ये पूछा गया है कि जब हमने फॉरफिट किए होंगे तब शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 13,500। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन होने वाला है वो है सी ऑप्शन, 13,500। क्लियर हुआ यहाँ पर। देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हैं, ठीक है ना, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको कितना पैसा मिल गया था 1500 शेयर का जब आपने फॉरफिट किए थे, ठीक है ना, तब तक आपके पास कितना पैसा था। तो आपने 1500 का इंटू 9 में कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 4 और 5 अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का मिल गया था। तो जैसे आपने इंटू करा 13,500 आपको ऑलरेडी मिल गया था, तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उस समय फॉरफीचर के समय। क्लियर, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बच्चों सी। क्लियर हुआ। चलो अब असर्शन वाला क्वेश्चन है ये, इररिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, इररिडीमेबल डिबेंचर आर द नोन
आर प्रीपेक्चुअल डिबेंचर। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो इररिडीमेबल डिबेंचर है उसे प्रीपेक्चुअल डिबेंचर भी कहा जाता है। रीजन क्या दे रहे हैं, द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी borrowed by issued such as debenture, they are the repayable on the winding up of the company or the expiry of long term period। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो तरह के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। ठीक है, तो जो इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं वो डिबेंचर होते हैं जब कंपनी बंद होने वाली होती है या उसका वाइंडिंग अप होने वाला होता है, तब उन डिबेंचर का यूज किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इन्हें प्रीपेचुअल डिबेंचर भी कहा जाता है क्योंकि दोनों ही इसके नाम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों ही ये करेक्ट हैं। ठीक है, और एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ये भी सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है क्योंकि ये दोनों ही ए एंड आर करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोनों गलत है, ये गलत है, ए भी इनकरेक्ट नहीं, ए भी सही है, ए करेक्ट है, आर गलत है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है बच्चों ए होने वाला है क्योंकि ऊपर उसका दूसरा नाम दिया है और नीचे उसकी डेफिनेशन दी है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। An offer of security or the invitation of subscribed security to the select group of the person is a term as। तो देखो बच्चों ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझो इस बात को कि यदि हम सिक्योरिटी या इनविटेशन देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए हमारे शेयर को, ठीक है, एज अ सिलेक्टेड ग्रुप, हम किसी सिलेक्टेड ग्रुप को बोलते हैं कि आप हमारे शेयर आकर खरीदो। ठीक है ना, हम पूरी जितनी पब्लिक है सबको नहीं बोल रहे हैं, हम सिलेक्टेड ग्रुप को बोल रहे हैं कि हम शेयर इशू कर रहे हैं और आप हमारे शेयर आके खरीदो। तो उसे क्या कहा जाता है, बायबैक ऑफ शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ओपिनियन प्लान, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, स्वेट इक्विटी। तो देखो बच्चों जब हम किसी सिलेक्टेड ग्रुप को, हमने इस ग्रुप को बोला कि आप आइए और आप आकर हमारे शेयर को परचेज कीजिए, तो वो जो कहलाती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहलाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी को भी कंपनी जैसे जब कहती है, वो कहती है कि जो हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं वो लोग आकर आप खरीद लो हमारे शेयर, तो ये उसने एक सिलेक्ट कर लिया ग्रुप कि वो सिर्फ इन्हीं ग्रुप के लिए शेयर इशू कर रही है। वो जब इशू करती है तब उसको क्लैरिफाई कर देती है। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी शेयर को इशू करती है मार्केट में, कोई उसे खरीद लेता है लेकिन कंपनी को वापस उन पैसों की नीड होती है, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर को वापस खरीद लेती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बायबैक ऑफ शेयर। एम्प्लॉय स्टॉक ओपिनियन प्लान, ऑप्शन प्लान सॉरी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब है कि कंपनी जब शेयर अपने एम्प्लॉयज को बेचती है, अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग उनको बेचती है, तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एंड लास्ट होता है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होता है, जब कंपनी, उसकी कंपनी में काम करने वाले कोई डायरेक्टर्स हुए या एम्प्लॉयज हुए या जो भी वहाँ काम कर रहा है, वो काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बोनस की उम्मीद रख रहे हैं कंपनी से कि कंपनी उन्हें बोनस देगी, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी उन्हें बोनस नहीं देती, तो बोनस के बदले जब उन्हें शेयर दे देती है तो वो क्या कहलाता है, स्वेट इक्विटी कहलाता है कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस के बदले शेयर दे देना। क्लियर? चलो तो ये हो गया 20 क्वेश्चन। आज हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। A share of 100 on which 80 is received is forfeited for non-payment on final call ₹20, the minimum price which can be issue। तो देखो बच्चों जब कंपनी ने, ठीक है ध्यान से समझना, कंपनी ने 100 के शेयर जिसका प्राइस 10 था, है ना, फॉरफीट कर लिए गए, नहीं ये नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं 100 शेयर 80 में फॉरफीट कर लिए, 100 के शेयर 80 में फॉरफीट कर लिए। अब कंपनी मिनिमम कितने रुपए में वो शेयर री इशू कर सकती है, ये पूछ रहे हैं ये। तो 100 के शेयर थे, आपने 80 में फॉरफीट कर लिए उसको, तो आप मिनिमम अब 20 तक के ही री इशू कर सकते हो, क्योंकि आपको 80 तो ऑलरेडी मिल ही गए हैं, अब आप उससे नहीं ज़्यादा कर सकते, तो अब आप मिनिमम 20 के शेयर री इशू कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्लियर हुआ ना? ये तो बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था। Shiv Limited forfeited 500 share on 10 each, on which 7 per share was paid. These share were reissue of 9 per share fully paid. Amount transferred to capital reserve account। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 500 शेयर थे, 500 शेयर थे, 500 थे,
500 शेयर को कितने में फॉरफिट करा, 500 इंटू 7, मतलब 7 मिल गया था, 3500 हमें मिल गया था, फिर हमने उसे फॉरफिट कर लिया क्योंकि वो पेड कर दिया था, उसने लिखा है ना ये पेड। 500 शेयर फॉरफिट हो गए, 10 का प्राइस था और 7 पर शेयर वॉज पेड, मतलब 7 उसने पेड कर दिए थे, तो 3500। दी शेयर वर इशूड 9। अब ये जो शेयर थे इनका 10 ईच शेयर था, ठीक है ना, और इन्हें 9 के हिसाब से रीइशू कर दिया गया, मतलब अभी 1 रुपीज अभी बचा हुआ है। तो जब मैं इसमें से 500 इंटू 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास 3500 में से जब मैं 500 माइनस करूंगी तो अभी मेरे पास कैपिटल रिजर्व बचेगा बच्चों 3000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए 3000। समझ में आया? एक बार और बताती हूँ। शिव लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 10 रुपीज शेयर का प्राइस था, 7 पर शेयर मिल चुका था, लेकिन प्राइस तो 10 था ना। अब उन्होंने फॉरफिट कर लिए, शेयर का प्राइस कितना था, 10 था। अब इन्होंने रीइशू कर दिए 9 में, मतलब 1 रुपीज कम में रीइशू कर दिए हैं इन्होंने। 10 शेयर का प्राइस था, इन्होंने जो फॉरफिट किए हुए शेयर हैं वो 1 रुपए कम में, मतलब 1 रुपए डिस्काउंट में रीइशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर 500 इंटू 7 करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें फॉरफिट किया गया था और 7 रुपीज तक के मिल गए थे, तो 3500 तो ऑलरेडी मिल गए हैं, लेकिन इन्होंने 1 रुपए कम में भी क्या किया है, उसको रीइशू किया है। तो जब आपने 1 रुपए कम में किया है तो आपने मतलब डिस्काउंट में रीइशू किया है। तो जब आपने डिस्काउंट में रीइशू किया है तो 500 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, 1 रुपए के 1 कम में किया है, मतलब 500 रुपए कम में किया है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे और 3000 इसका कैपिटल रिजर्व करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। क्लियर? चलो, शिव लिमिटेड, नहीं अभी फिर से आ गया ये चलो ये वाला ध्यान से समझो। डैन, इल्फ एंड फरहान वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3:2। ये 3 पार्टनर है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट पेज लगा दिया है। डैन, इल्फ एंड फरहान वर पार्टनर, उनकी फर्म का जो रेशियो है वो 5:3:2 है, ठीक है? पुराना रेशियो है 5:3:2। तो यहाँ पर ये पुराना रेशियो दिया है। इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और 2:3:5 करेंगे। इनकी जो जनरल रिजर्व है वो 90,000 है। अब इन्हें जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर, मतलब नहीं, ये बोल रहे हैं द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, ठीक है? द नेसेसरी जनरल एंट्री इफेक्ट ऑफ अबव। तो यहाँ पर देखो, उस समय जब पुराना पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ था, उस समय इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने की बात करी। तो अब यहाँ पर पहले तो ये क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ध्यान से समझना, ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 5:3:2, ठीक है? ये किसका है, 5 डैन का, ये है इल्फ का और ये है फरहान का, ठीक है? अब जो पुराना है 5:3:2 है, नया क्या बोल रहे हैं, 2:3:5। अब जो इल्फ है इसके रेशो में कोई भी अंतर नहीं आया, क्योंकि पहले भी इसका रेशो 3 था और बाद में भी इसका रेशो 3 ही रहा, तो इसके रेशो में कोई अंतर नहीं आया। अब यहाँ पर बच्चों मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे क्या रखना है ध्यान, कि मुझे सैक्रिफाइसिंग एंड कौन सा रेशो, गेनिंग रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी, डेन का रेशो निकालूंगी। तो डेन का क्या है, 5/10 माइनस 2/10, एलसीएम ले लिया 5/2/10, तो यहाँ पर मेरे पास 3/10 आ गया। इसी तरह मैं डेन का लेने के बाद किसका ले लूँगी, फरहान का ले लूँगी, क्योंकि इल्फ का तो कुछ हुआ ही नहीं। फरहान का ले लूँगी 2/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 5/10 माइनस 3/10, ठीक है? तो जो ये प्लस में है वो कौन है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग पार्टनर है, ठीक है? ये सैक्रिफाइसिंग है, ये गेनिंग है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो मेरी जनरल रिजर्व है 90,000 की, 90,000 किसके बीच में होगी, गेनिंग पार्टनर को मिलेगी। कितनी, गेनिंग पार्टनर को 3/10, तो गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, तो इसका आ जाएगा 27,000 और इसका भी 90,000 इंटू 3/10, ये इसका भी 27,000 आ जाएगा। लेकिन जो गेनिंग पार्टनर है उसे हम डेबिट करेंगे, तो फरहान क्या होगा, डेबिट होगा।
और जो डेन है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बस ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये क्या करेंगे, पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो भैया जब तुम पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो जो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकलेगा उसमें तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी ना, तो बस उसी में डिस्ट्रीब्यूट करके इसका सी ऑप्शन करेक्ट आने वाला है। समझ में आ गया? चलो, ऐसा ही ये है, सिया, टॉम एंड विधि वर पार्टनर, ये तीनों पार्टनर हैं। यहाँ पर उनका शेयरिंग प्रॉफिट है 3:2:1 विच इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ पर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द फ्यूचर 1:2:3। ठीक है, देयर एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस इज 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेसेसरी जनरल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी। तो देखो ये तो बहुत ईजी है, पिछले वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ पर सिंपल सा बताया है कि 60,000 रुपये का उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है। कौन सा बैलेंस बचा है? डेबिट बैलेंस बचा है। तो ठीक है ना, तो इस बैलेंस को क्या करेंगे, ये जो तीनों पार्टनर्स हैं ये अपने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पर वही क्या है, पुराना रेशो कितना है 3:2:1 और अमाउंट कितना है 60,000। तो सिया, टॉम एंड विधि ने पुराने रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ए। समझ में आ गया? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए। तो चलो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो का। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन बताने पर थोड़ा वीडियो लेंदी बन जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, वो पूछ रहे हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। नहीं, ये नहीं होती सब्सक्राइब कैपिटल। The part of issued capital which has been actually subscribed by the partner, ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। That part of subscribed capital which has been called up on the share, ये भी गलत है। That part of subscribed capital which has not yet been called up of the share, इतनी सारी टफ लैंग्वेज को पढ़ने की नीड नहीं है। वह पार्ट इशूड कैपिटल का जो एक्चुअली सब्सक्राइब किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। तो बच्चों आज हमने 25 नंबर तक के एमसीक्यू किए हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह पुराने एमसीक्यूज़ को देखते जाइए, फिर हम और भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।